अब तक हमने हार्ट फेलियर की डेफिनेशन, उसके एटियोलॉजीज और पैथोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर. These are according to the your most famous book USMLE Step 1 First Aid. इसमें क्या होता है जी, डिस्निया, अर्थोपनिया एंड फटीग सिम्टम्स में. डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अर्थोपनिया इज बेसिकली इट्स अ डिस्निया ऑन लाइंग डाउन. जब आप सो जाते हैं तो आपकी जो डिस्निया होती है उसे कहते हैं अर्थोपनिया. वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब आप खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो लंग ग्रेविटी के जेर असर लंग्स की जो है वो बेसिस पे जो है फ्लूइड मौजूद होता है. लेकिन जब आप सोते हैं ग्रेविटी का असर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे समझें कि पहले लंग ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है, पूरी लंग में जो फ्लूइड फैल जाता है. फैलता है तो फिर आपको कंजेशन होती है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, और उसके बाद फटीग होती है. साइंस में यह है कि S3 हार्ट साउंड्स बेसिकली सिम्टम्स और साइन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. सिम्टम्स वो होती हैं जो पेशेंट आपको बताता है, और साइंस वो हैं जो आपको डॉक्टर जो है वो पेशेंट के अंदर देखता है. साइंस में S3 हार्ट साउंड होती है जो कि अब नॉर्मल होती है. S1 और S2 जो नॉर्मल होती है. S3 जो है वो कभी नॉर्मल कभी अब नॉर्मल, और S4 जो है पैथोलॉजिकली होती है ऑलमोस्ट ऑलवेज. S3 साउंड होती है, रेल्स होते हैं, ये डिफरेंट तरह की साउंड्स होते हैं आपके लंग्स में. जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होते हैं, क्या रेस्ट JVP. जब आपका राइट हार्ट फेल होगा तो पुलिंग ऑफ ब्लड होगी इन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा में जब होगी तो पुल बैक, जब ब्लड आपके फेस पे होगा तो प्लेथोरा वगैरह होगा. नेक पे में होगा तो रेस JVP होगी. ठीक है. और उसके बाद एडिमा होता है. इन्फीरियर वेना केवा में जब आपका जो है पुलिंग ऑफ ब्लड होती है इन द टेरिटरी ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, तो आपके हिपाटिक वेन के थ्रू जब लीवर में जाएगा तो टेंडर हिपाटोमेगाली होगी. जब फीट में जाएगा तो पीडल एडिमा हो जाएगी, और जब बैक में जाएगा तो उसे कहते हैं सेक्रल एडिमा. ठीक हो गया. और पिटिंग की दो टाइप्स होती हैं एडिमा की, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा. इसको अलग से देखेंगे. अब हम आज आ रहे हैं टाइप्स ऑफ फेलियर. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 4 तरह की हार्ट फेलियर्स होती हैं: acute and chronic heart failure, systolic and diastolic heart failure, decrease output failure and increase output failure. जो चौथी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है राइट हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर. इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं. नाउ एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर. हमें पता है आमतौर का जो हार्ट फेलियर होता है मोस्टली 99% कह सकते हैं आप, वो क्रोनिक हार्ट फेलियर ही होता है. ऐसा ऐसा हार्ट जब फेल होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन. इसके बारे में हमने खूब डिस्कशन की हुई है और आगे भी करेंगे. एक्यूट जो हार्ट फेलियर है, अचानक से हार्ट का फेल हो जाना, ये बहुत ही रेयर है. अगर हो तो 2 कंडीशन की वजह से होता है. या तो मैसिव MI हो जाए, मतलब इतनी शदीद किस्म की मायोकार्डियल इन्फेक्शन अचानक हो जाए कि आपके 80 से 90% मायोकार्डियम के जो सेल्स हैं वो इस्कीमिया की वजह से डैमेज हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए उनके अंदर. या फिर एरिथमिया हो जाए. एरिथमिया होती है बेसिकली एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट रेट. नॉर्मल जो है आपका 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल लिया जाता है. ऑन एवरेज हम 72 लेते होते हैं. नीचे हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, ऊपर जाए तो टैकीकार्डिया. एरिथमिया की वजह से हार्ट फेलियर कैसे होता है? जैसे हमें पता है कि कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला है वो होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. अब ये हार्ट रेट है. अगर 60 से नीचे हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया. कम होने से हमें पता है कि कार्डियक आउटपुट कम होगा. कार्डियक आउटपुट कम होगा मीन्स कि हार्ट फेल हो रहा है. अगर ये जो अपना जो है बीट्स 100 तक चली जाए या 100 से ऊपर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कार्डियक आउटपुट को बढ़ना चाहिए. ठीक है, एक हद तक बढ़ेगा. लेकिन जब एक ज़्यादा जो है वो आपकी हार्ट रेट हो जाएगी तो वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही करता रहेगा, फिलिंग का टाइम देगा ही नहीं. जब फिल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन वो खाली होगा, फिल्ड अप नहीं होगा, ब्लड को आगे इंजेक्ट नहीं करेगा, खाली कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ने वाला. अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं. Kindly Dr. Jaffa focus on this. इसलिए इरेज कर रहा हूँ कि कहीं ये मिक्सअप ना हो जाए. मैं समझ सकता हूँ व्हाइट बोर्ड छोटा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इसका भी इंतजाम कर लेंगे. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है आमतौर का जो हार्ट फेलियर होता ही सिस्टोलिक है. इट इज़ मोस्ट कॉमन. इसमें जो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं अकॉर्डिंग टू योर फेमस बुक फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है. इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड एट ईच स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है?
कि द ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन एज हार्ट बीट, एक दफ़ा हार्ट जब बीट करता है, एक हार्ट बीट में जितना जो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और एओर्टा की तरफ जाता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का वो फ्रैक्शन या वो हिस्सा जो कि इजेक्ट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम में उसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि जब आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कम होगा तो आपका जो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मीन्स के जो ब्लड जो है वो एक सिस्टली में जो है वो एक्सपेल आउट करता है ब्लड को हार्ट से फ्रॉम द ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज की तरफ, वो इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। उसके बाद एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है जब ब्लड आगे कम जा रहा होगा तो एंड डायस्टोलिक तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है कि आपकी जो है वो एक सिस्टली से पहले वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो ब्लड मौजूद होता है उसके अंदर उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, आगे ब्लड जा कम रहा है, तो जो कम जाएगा तो फॉर एग्जांपल 100 ml जाना था 50 जा रहे हैं तो 50 वो मौजूद होगा, ऊपर से 100 पीछे से और आ जाएगा, तो इस वजह से 150 हो जाएगा। नॉर्मली अगर 100 आगे जाना है तो 100 आगे चला जाएगा और पीछे 100 से 100 दोबारा से न्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा 50 है, 50 रह जाता है, ऊपर से 100 और भी आ जाता है, तो इस वजह से जो है ये 150 बन जाता है। इस वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपकी जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। मोस्ट ऑफन टू सेकंड डिग्री ऑफ इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सेकंड डिग्री की जो इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है उस हद तक की जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। अब आते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरफ। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है बेसिकली बहुत ही रेयर होता है, नहीं होता, बहुत ही रेयर। अगर हो तो उसका सिंपल नाम जो है वो नहीं है, बल्कि उसे एक मखसूस नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। अब आगे से कार्डियक टेम्पोनेट साहब जो है वो कौन सी प्रॉब्लम्स या कंडीशन पैदा करते हैं, वो 3 तरह की होती हैं। मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन को समझना मुश्किल नहीं है, इससे मुराद ये है कि हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम होती है उसमें बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, कंजेशन हो जाती है। फ्लूइड भरने की वजह से होता क्या है, आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है लेकिन अब ऊपर फ्लूइड है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, इस वजह से जो है कार्डियक टेम्पोनेट करता है मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नंबर 2 पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को भी समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम हो जाती है उसकी हो जाती है फाइब्रोसिस। बेसिकली हार्ट जो है वो फाइब्रोटिक पेरिकार्डियम के अंदर कैद हो जाता है, ऐसे कि जैसे कोकोनट जो है एक नट शेल के अंदर जो है कैद हो जाए। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ टाइट नट शेल। हार्ट जब कैद हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाता। अब फाइब्रोसिस होती क्यों है? फाइब्रोसिस काज करने में एक ही इन्फेक्टिव एजेंट है जो बहुत ज़्यादा नोटोरियस है या मेडिकल की दुनिया में जाना जाता है, उसे कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है वो फाइब्रोसिस करता है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम जो एक लेयर होती है हार्ट के ऊपर, ठीक है, उसमें इंक्लोज हो जाता है हार्ट। अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी सीएमपी कार्डियोमायोपैथी की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव स्टिफनिंग हो जाती है मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम की प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता स्टिफनिंग हो जाती है। जब पेरिकार्डियम मायोकार्डियम की स्टिफनिंग हो जाती है। जब मायोकार्डियम स्टिफ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, स्टिफ ही होती है, रिलैक्सेशन नहीं होती। इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है, मीन्स के स्टिफ रहती है, रिलैक्स नहीं कर पाती। इन तीनों चीज़ों में ले दे के होता क्या है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक हो गया, वट एवर द प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन ले दे के वो रिलैक्स नहीं कर पाता। उसके बाद डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में और क्या होता है, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाती है। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि फिलिंग फेज के दौरान आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ठीक तरीके से फिल नहीं कर पाता। ठीक हो गया। और उसके बाद डिक्रीज कंप्लायंस और इंक्रीज एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डिक्रीज कंप्लायंस का मतलब आपका हार्ट स्टिफ हो जाता है। जब स्टिफ हो जाता है तो एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। और ये किस हद तक होता है, मोस्ट ऑफन टू सेकंड डिग्री ऑफ मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। इस हद तक कि आपकी जो सेकंड डिग्री की मायोकार्डियम की जो हाइपरट्रॉफी होती है
उस हद तक जो है ये स्टिफ हो जाता है या इसकी कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है और एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। थैंक यू। हार्ट फेलियर की दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, तो अब तीसरी टाइप की तरफ आ रहे हैं, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर वर्सेस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। अच्छा, मींस दैट हार्ट फेलियर, अब जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट फेलियर है ये मोस्ट कॉमन है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि हमारा जो हार्ट है इतना कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता कि वो ब्लड पहुंचा सके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को उनकी मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर जो है मोस्ट कॉमन है, जबकि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट फेलियर जो है ये रेयर है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट फेलियर में हमें लो वॉल्यूम पल्स मिलती है, जबकि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हाई वॉल्यूम पल्स। सही हो गया। उसके बाद जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट फेलियर है उसमें हमारी जो पेरिफेरीज होती हैं वो कोल्ड होती है। कोल्ड क्यों होती है? ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई टू द लिम्स और प्रिफरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रिफरल पार्ट्स या लिम्स को जो ब्लड सप्लाई सही नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो कोल्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे प्रिफरल जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पेरिफेरीज होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई इनकी तरफ ज्यादा आ रही होती है ड्यू टू हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। अब हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता तो रेयर है, लेकिन किन कंडीशन में हो सकता है? चंद एक कंडीशंस जो कि हाइपरडायनामिक स्टेट्स हैं HVS से मुराद, जो कि हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, मैंने टाइम्स आपको बताया भी है मैंने। हाइपरथायराइडिज्म हो गया जिसमें टैकीकार्डिया हो जाता है, एनीमिया हो गया, बेरी बेरी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, और उसके बाद प्रेगनेंसी, ये भी हाइपरडायनामिक स्टेट है। तो इनमें हाइपरडायनामिक स्टेट्स की वजह से हाई कार्डियक आउटपुट होता है। अब हम हार्ट फेलियर की चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है, राइट हार्ट फेलियर वर्सेस लेफ्ट हार्ट फेलियर, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो है डिस्कस करेंगे, फिलहाल राइट हार्ट फेलियर को देख रहे हैं। आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर इज रेयर, अगर हो जाए तो उसे कहते हैं कॉर पल्मोनेल। ठीक हो गया। जैसे डायस्टोलिक फेलियर को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, इस तरह से राइट हार्ट फेलियर का भी एक अलग नाम है कार पल्मोनेल। आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर अकेला होता कभी नहीं है, ये होता है आफ्टर द फेलियर ऑफ लेफ्ट हार्ट। जब लेफ्ट हार्ट फेल हो जाए उसके बाद जो है वो ब्लड पूल बैक करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स जो पीछे धकेलते हैं राइट हार्ट की तरफ, और राइट हार्ट जो फेल हो जाता है। Isolated right heart failure is rare, but if it occurs secondary to the chest pathology, or you can say cause will be pulmonary cause होगी। ये अकेला राइट हार्ट होता नहीं, अगर हो जाए तो किस वजह से होगा? चेस्ट पैथोलॉजी की वजह से होगा या पल्मोनरी काज की वजह से होगा, जिसे हम कहते हैं। और इसे कहते हैं कार पल्मोनरी, मतलब काऊ के जितना बड़ा दिल हो जाता है इंसान का अगर राइट हार्ट फेल आइसोलेटेड हो। सेकेंडरी टू चेस्ट पैथोलॉजी कैसे भी, अगर एक बंदे को ब्रोंकिक्टेसिस है, COPD है, या लंग में फाइब्रोसिस है, तो हमें पता है कि कहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कन्वर्जन ऑक्सीजनेटेड होती है लंग्स में। अगर लंग में फाइब्रोसिस है तो वहाँ पे जो है गैसेस की जो है सही तरह से एक्सचेंज नहीं होगी, और जिस वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, कंजेशन होगा, और फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से जो है एडिमा हो सकता है, और जो है इसमें हेडिक होगा, फ्लशिंग होगा, JVP होगी। राइट हार्ट फेल है, हमें पता है कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है हमारे राइट हार्ट में। अगर राइट हार्ट अब फेल है तो वो ब्लड जो है पूल बैक करेगा इन द टेरिटरी ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। जब सुपीरियर वेना केवा मिल जाएगा तो पुलिंग ऑफ ब्लड इन द हेड विल गिव अस हेडिक, क्योंकि सेरिब्रल जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे, डायलिटेशन हो जाएगी सेरिब्रल वास्कुलेचर की। अगर हमारे फेस पे जो है वो पुल बैक करेगा तो उसे फ्लशिंग कहेंगे या प्लेथोरा कहेंगे या रेडनेस ऑन द फेस। और नेक में अगर आएगा फ्लूइड ओवरलोड तो उसे कहेंगे रेस्ट JVP या जुगुलर वेनस डिस्टेंशन कहते हैं। और उसके बाद जो है हेपाटोमेगाली होगी। अब राइट हार्ट से जो है ब्लड ने पुल बैक किया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की टेरिटरीज में, सुपीरियर वेना केवा की वजह से ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। और जब इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा पुल बैक करेगा तो क्या होगा कि टेंडर हिपेटोमेगाली हो जाएगी, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, ब्लड जो है हिपाटिक वेन में जाएगा, हिपाटिक वेन की वजह से जो है
हिपाटोमेगाली हो जाएगी। हमारा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपने पॉइंट याद रखना है, लीवर की शेप जो हो जाएगी नटमैग लीवर हो जाएगा, नटमैग शेप का हो जाएगा। और इसकी वजह से कार्डियक सिरोसिस भी हो सकती है। वो कैसे कि इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, इट लीड्स टू द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द पोर्टल फ्लो, रेयरली लीड्स टू द कार्डियक सिरोसिस। एक आपने याद रखना है कि हिपाटोमेगाली में जो है लीवर नटमैग शेप हो जाता है, नटमैग लीवर, और इसकी वजह से कार्डियक सिरोसिस भी हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद एडिमा, जब पुल बैक होगा ब्लड इन द टेरिटरी ऑफ इंफीरियर वेना केवा, तो हमारे फीट में फ्लूइड ओवरलोड की वजह से जो होगा पीडियल एडिमा मिलेगा, और बैक में फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमें मिलेगा सैक्रल एडिमा। इंक्रीज वेनस जो प्रेशर हो जाएगा और फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेड जो है ये होती हैं, आपको पता होगा, इस वजह से यहाँ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अब प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन, यह तो था जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन में क्या होगा, प्रीकॉर्डियल बेसिकली होता है एरिया ऑफ चेस्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। ये हमने बहुत तफसील में डिस्कस किया हुआ है। ऑन इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव, समझना मुश्किल नहीं है। ऑन इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव। लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव इंडिकेट किस चीज को करती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, के आपके राइट हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफिड हो चुका है, इनलार्ज हो चुका है। और हाइपरट्रॉफी जो है वो पैथोलॉजिकल होती है, आम इंसान में नहीं होती, नॉर्मल हेल्दी में। ठीक हो गया। लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव से मुराद क्या है कि पल्सेशन मिलती है अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के अलोंग पल्सेशंस मिलती हैं। आम इंसान में पल्सेशन नहीं मिलती। हमारे जो राइट हार्ट होता है वो स्टर्नम के पीछे होता है। ठीक हो गया। अब जब राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी होगी या इनलार्जमेंट होगी तो वो स्टर्नम से थोड़ा साइड पे ऐसे निकल जाएगा, साइज में बढ़ के आगे आ जाएगा, तो वहां से हमें पल्सेशन मिलेंगी। अस्कल्टेशन में हमें मिलती है गैलप रिदम। गैलप रिदम से क्या मुराद है, S1 और S2 हमें पता है नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं। जो S3 होती है समटाइम नॉर्मल होती है और समटाइम पैथोलॉजिकल होती है, जो कि S4 जो होती है ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है। गैलप रिदम मिलेगा। गैलप रिदम से मुराद ये है कि गैलप रिदम से मुराद घोड़ों की भागने की आवाज, रनिंग ऑफ द हॉर्स। जब ये जो है जैसे घोड़ा दौड़ता है ना तो उसके चारों पांव लगते हैं, तो इस तरीके से चारों हार्ट साउंड जो है इकट्ठे सुनाई देंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, तब हमें जो गैलप रिदम मिलेगा। और गैलप रिदम जो है हमें लेफ्ट हार्ट में भी मिलता है। फर्क क्या है कि वो लेफ्ट साइड पे होता है माइट्रल एरिया में, और ये जो है राइट साइड पे मिलता है ट्राइकस्पिड एरिया में। ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ होता है, लोअर स्टर्नल एज, लोअर स्टर्नल एज पे हमें मिलता है, और इसे कहते हैं गैलप रिदम। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम लेफ्ट हार्ट फेलियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। Now we are going to start our discussion about left heart failure. Right heart failure को हमने डिस्कशन कर लिया है, हार्ट की जो 3 और हार्ट फेलियर टाइप्स हैं उनको भी किया है। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर में बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। वही रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोमायोपैथीज हो गई, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, जो हमने डिस्कस किया था। अब इसमें यह है कि हमने सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे, प्रोग्रेसिव डिस्निया इनिशियली ऑन एक्सर्शन लेटर ऑन रेस्ट। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या डिस्नी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पहले होती है एक्सर्शन पे, मतलब काम काज करने पे, भागने दौड़ने पे, रनिंग करने पे, जॉगिंग करने पे। लेकिन जब मामला ख़राब होता जाता है तब क्या है कि रेस्ट पर भी हो जाती है डिस्निया। क्यों होती है, जो आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर होता जाएगा आपके लंग्स में जो है फ्लूइड अकोमोडेशन होती जाएगी, कंजेस्शन बढ़ती जाएगी, मामला इतना बढ़ जाएगा कि रेस्ट पर भी आपको डिस्निया मिलेगा। क्योंकि डिस्निया का जिक्र किया है तो तसल्ली से कर लेते हैं। हम देखने जा रहे हैं नया क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्निया। नया से मुराद न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्निया। जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है डिस्निया की क्लासिफिकेशन की है, और आपके दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं यूएस असेंबली, प्लेब एटसेट्रा, उनमें जो है इस क्लासिफिकेशन को जो है फॉलो किया जाता है। क्लास 1 जो है डिस्निया में, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, काम काज करने दौड़ने पे आपको डिस्निया हो, बैठे वक्त सोते वक्त तो बंदा ठीक हो, लेकिन जब दौड़े काम काज करे जॉगिंग करे तब डिस्निया उसे कहते हैं क्लास 1। क्लास 2 डिस्निया ऑन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, भाई सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त।
क्लास 3 डिस्नी ऑन चेंजिंग क्लॉथ, मतलब मिनिमल एक्टिविटी, क्लॉथ चेंज करना कितनी कोई एक्टिविटी है, छोटा सा काम है, उस पर भी डिस्नी हो जाए। एट द एंड जो क्लास 4 या मोस्ट वर्स्ट तरीन है, डिस्नी एट रेस्ट। अब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट ऑफ COPD केम टू द डॉक्टर विद क्लास 4 डिस्निया। अब क्लास 4 जब वो कहेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए मीन्स के डिस्निया टेस्ट। अगर वो कह दें कि पेशेंट ऑफ एम्फिसीमा केम टू यू विद क्लास 3 डिस्निया, तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए डिस्निया इस हद तक पहुंचे कि जब वो चेंजिंग ऑन क्लॉथ। तो क्लास 1 2 3 4 का वर्ड्स है तो आगे कंसेप्ट आपको आ जाना चाहिए, इसलिए इसको मेमोराइज कर लें। अब पहले नंबर पे हम डिस्निया देखेंगे, फिर हम देखेंगे उस पेशेंट में होगा अर्थोपनिया। अर्थोपनिया इटसेल्फ जो डिस्निया होती है ऑन लेइंग डाउन, इसे बेसिकली डिस्निया ऑन लेइंग डाउन। जब बंदा जो है सीधा खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक हो गया, अब इसको डिस्निया हो तो इसे कहेंगे शोल्डर ऑफ ब्रेथ, इसे कहेंगे डिस्निया। अर्थोपनिया जब बंदा सो जाता है, खड़े होते वक्त आपका लंग इस पोजीशन में होता है, जो फ्लूइड होता है वो ऐसे बेसिस पे मौजूद होता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट ख़त्म होता है, फ्लूइड सारा ऐसे लंग्स की एपिसिस पे फैल जाता है, तो सोते वक्त जो है क्या होती है, डिस्निया होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसे कहते हैं ऑर्थोपनिया। डिस्निया ऑन लाइंग डाउन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन सुपाइन। पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया ऑर्थोपनिया का, अब जो फर्स्ट एड में लाइनें लिखी हुई हैं उसे मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। बताया वही है जब मैंने है वही जो मैंने आपको बताया हुआ है। डिस्नी ऑन लेइंग डाउन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन स्पाइन, स्पाइन मतलब जैसे जैसे बंदा सो जाए, ठीक हो गया। इंक्रीज वेनस रिटर्न फ्रॉम द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, exacerbates pulmonary vascular congestion। वो ये कहता है कि जब बंदा सो जाता है तो वेनस रिटर्न जो है सुपाइन पोजीशन में होता है, वेनस रिटर्न जो बढ़ जाता है, मीन्स के पेरिफेरल पार्ट से ब्लड हार्ट की तरफ जल्दी से आ जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म होने की वजह से, ठीक हो गया। जब ब्लड जल्दी से हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट तो ऑलरेडी फेल है आपका, फेल होगा तो पुल बैक करेगा लंग्स में, लंग्स में करेगा तो पल्मोनरी कंजेशन ऑलरेडी मौजूद है उसको ज़्यादा वर्स करेगा। एक्सासरबेट्स मीन्स के बढ़ाता है पल्मोनरी वास्कुलर कंजेशन, पल्मोनरी वास्कुलर कंजेशन को बढ़ा देता है। क्या चीज़ बढ़ाती है, वीनस रिटर्न जो कि हार्ट की तरफ आ रही है। उसके बाद प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया का मतलब सडन एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अटैक्स होते हैं जब बंदा सोया होता है रात को अचानक से, डिस्निया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसे कहते हैं, ठीक हो गया। ऑर्थोपनिया, डिस्निया ऑन लैंग डाउन। अब जैसे तैसे करके बंदे को सोना तो होता ही है ना, जब वो रात को सो जाता है तो उसे सीवियर अटैक्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, तो उसे यूं बयान किया जाता है कि ब्रेथलेसनेस अवेकनिंग फ्रॉम द स्लीप, जब बंदा जो है वो जाग जाए तो उसे होते हैं। इसकी वजह क्या, फिर वही है वीनस रिटर्न फ्रॉम द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, वीनस रिटर्न आपका बढ़ जाता है जब आप सोते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा होता है। पल्मोनरी एडिमा सिंपल ये ले लें कि लंग्स के अंदर जो फ्लूइड की अकोमोडेशन हो जाती है, ठीक हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो इजेक्ट आउट कर नहीं रहा ब्लड, वो पुल बैक कर रहा है पीछे, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम के बाद जो उसने आना है लंग्स में आना है, तो इंक्रीज पल्मोनरी वेनस प्रेशर, पल्मोनरी वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। पल्मोनरी वेनस डिस्टेंशन होगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड होगी। लेफ्ट हार्ट से जो ब्लड पुल बैक कर रहा है लंग्स की तरफ, अब लंग्स में जो है वो पल्मोनरी वेनस प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने की वजह से जो पल्मोनरी वेन्स हैं, लंग्स की वेन्स हैं, वो डिस्टेंड कर रही हैं, ठीक हो गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से, और फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन से मुराद वेन्स से आपका फ्लूइड निकल रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है लंग्स के अंदर, और वही अकोमोडेशन क्या काज करती है, एडिमा, कंजेस्शन होगी, एडिमा होगी। जो स्मॉल कंजेस्टेड कैपिलरीज होती हैं लंग्स की, वो में बस्ट, जब अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हो जाए कि स्मॉल कैपिलरी जो है वो बस्ट कर सकती हैं, जब बस्टिंग होगी तो क्या होगी, लीडिंग टू द इंट्राएल्वुलर हेमरेज, इंट्राएल्वुलर हेमरेज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजेस सेल्स इन द लंग्स। समझना मुश्किल नहीं है। अब अगर लंग्स में हमें मिले हेमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजेस, मीन्स के हार्ट फेलियर के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजेस, अगर ये हमें लंग्स में मिल जाए तो भाई इसे
क्या कहते हैं कि आपकी इंट्रा एल्वुलर हेमरेज हो रही है। ये चीज़ें आपकी पैथोम और फर्स्ट एड में लिखी हुई हैं। इंट्रा एल्वुलर हेमरेज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमोसिड्रेन लेडेन मैक्रोफेजेस। जो हीमोसिड्रेन लेडेन मैक्रोफेजेस हैं ये बेसिकली हार्ट फेलियर सेल्स होते हैं और ये मौजूद होते हैं लंग्स में जब आपकी पल्मोनरी एडिमा बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए। ठीक हो गया। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे है, इसको देखते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जो है क्या मिलेगा कि बायलैटरल बेजल फाइन क्रेपिटेशंस मिलेगी, टैकीकार्डिया मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगी। प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन पे आपको मिलेगा डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट, जो कि फीचर एफओ का मतलब है फीचर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। जो एपेक्स बीट की नॉर्मल जो जगह होती है ना वो बेसिकली होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मीडियल टू द मिड क्लेविकल लाइन। लेकिन डिस्प्लेस एपेक्स बीट का मुराद है जो एपेक्स बीट है उसकी जो लोकेशन है वो डिस्प्लेस हो जाती है। कहाँ चली जाती है? वो 6 या 7 इंटरकोस्टल स्पेस में चली जाती है। नॉर्मल होती है मीडियल टू मिड क्लेविकल लाइन, लेकिन वो चली जाती है डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। ठीक हो गया। फिफ्थ के बजाय 6th पे चली जाएगी या 7th इंटरकोस्टल स्पेस पे। मीडियल टू द मिड क्लेविकल लाइन होने की बजाय वो डाउनवर्ड्स और लेटरली चली जाएगी। और उसके बाद अस्कल्टेशन पे हम वही गैलप रिदम देखेंगे। राइट हार्ट फेलियर में भी हमने गैलप रिदम देखा था, इधर भी गैलप रिदम देख रहे हैं। राइट हार्ट फेलियर में वो क्या था, राइट साइडेड गैलप रिदम था ट्राइकस्पिड एरिया पे, लेकिन ये जो है लेफ्ट साइड पे गैलप रिदम मिल रहा है और माइट्रल एरिया पे मिल रहा है। और गैलप रिदम क्या होता है कि अगर जो चारों हार्ट साउंड से इकट्ठे सुनाई दें उन्हें कहते हैं गैलप रिदम। और गैलप रिदम का मतलब है जैसे रनिंग ऑफ द हॉर्स। तो ये हमने लेफ्ट हार्ट फेलियर राइट हार्ट फेलियर कंप्लीट किया। मीन्स दैट अब तक हम डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, एटियोलॉजीज, टाइप्स कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट और देन ट्रीटमेंट। थैंक यू।